हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2022 बोर्ड एग्जाम में विज्ञान के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो अगर आपने देख लिया तो समझिए कि 100% इसमें जितने क्वेश्चंस मैं बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे उन क्वेश्चनों का आने का, ठीक है। और यह प्रश्न आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अभी तक शेयर आपने नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि यह जो रिएक्शन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो जैसा कि सब लोग देख पा रहे हैं कि Fe2O3 और 2Al कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम मिलकर अभिक्रिया कर रहा है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा बना रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो लोहा है और ये एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम क्या किया है कि यहाँ से ऑक्सीजन में से Fe को क्या कर दिया, अलग कर दिया है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील होता है लोहा से, इसलिए लोहा को विस्थापित कर दिया। यहाँ पे विस्थापित का मतलब अलग करना, और विस्थापित मतलब विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील होता है लोहा से, इसलिए लोहा को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो कौन सी अभिक्रिया हुई है, विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैसा कि देख पा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। कह रहा है कि यहाँ पे 4 आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर, आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। जैसे सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, कि मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, कि फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दूं कि ऑप्शन डी जो है यह प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया होती है। क्यों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अच्छे से, ताकि सब कुछ क्लियर हो पाए। देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। देखिए ये आपका Cu मतलब क्या हो गया, कॉपर धातु। और कह रहा है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3। अगर ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे जो कॉपर है वो अधिक क्रियाशील है किससे, आपके सिल्वर से। कॉपर अधिक क्रियाशील होता है सिल्वर से, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा, और कॉपर किसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, इसके साथ। तो हो जाएगा CuNO3 और प्लस क्या हो जाएगा Ag, ठीक है। Ag सिल्वर क्या हो जाएगा, विस्थापित कर देगा सिल्वर को, ठीक है। क्योंकि अधिक सक्रिय धातु है क्या आपका कॉपर, किससे, तो सिल्वर से, इसलिए सिल्वर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट विलयन कॉपर धातु, यही ना प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सही आंसर। तो आप सब कुछ डिटेल में पढ़ते जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन आप तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे रट्टा नहीं मारना है, सब आप लोगों के कंसेप्ट होते हैं, पूरे कंसेप्ट पे फोकस करते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि सिट्रस फल, कह रहा है कि सिट्रस फल नींबू संतरा आदि में उपस्थित होता है, जिसके कारण यह स्वाद में खट्टे होते हैं। कह रहा है कि सिट्रस फल जो होता है, सिट्रस फल में नींबू संतरा आदि, मतलब कि जो भी फल खट्टे होते हैं उसे मैं सिट्रस फल बोल सकता हूँ। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसको हम सिट्रस फल बोलते हैं, और जिसके कारण वह स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। मतलब किसके कारण होते हैं, एसिटिक अम्ल कि सिट्रिक अम्ल कि टार्ट्रिक अम्ल की, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए किस अम्ल के कारण यह खट्टे होते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एसिटिक अम्ल की, सिट्रिक अम्ल की, टार्टरिक अम्ल की, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबको मालूम है, देखिए सिट्रस फल है तो सिट्रिक अम्ल हो, तो क्लियर है। इस तरह देखिए सिट्रस फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो जितने भी सिट्रस फल है जिसमें खट्टे स्वाद में खट्टे होते हैं, उनमें कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए एक क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अम्लीय विलयन का पीएच मान में एक स्ट्रक्चर बता देना चाहूँगा, ताकि आप हमेशा के लिए इसको याद कर पाएँ। बीच में होता है आपका 7, इधर बढ़ेंगे तो 8 होगा, इधर बढ़ेंगे तो 9 होगा, यह आपका 10 होता है, ये आपका 11 होता है। 11 बन जाओ भाई,
ये 12 है, ये आपका 13 है, 14। pH स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। मतलब 0 से लेकर 14 तक pH स्केल में श्रृंखला दी रहती है। जो ये 7 होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी विलयन का अगर 7 pH मान है तो समझ लीजिए कि वो उदासीन विलयन है। क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। और 7 से जैसे ज़्यादा होगा वो आपका क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। और 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। तो 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय। देखिए अम्लीय का वैल्यू जैसे जैसे अगर कम होता जाएगा तो समझिए कि वह अम्ल अधिक प्रबल अम्ल कहलाता है। अधिक प्रबल अम्ल। और क्षारीय में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा तो वह अधिक प्रबल क्षारीय कहलाता है। तो ये कह रहा है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 तो होगा नहीं भाई, क्योंकि 7 तो उदासीन का होता है। 7 से कम, तो 7 से कम होता है जो वही अम्लीय कहलाता है। तो 7 से कम वाला अम्लीय होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी। 7 से अधिक क्षारीय कहलाता है। और शून्य भी, तो शून्य में तो कोई आएगा नहीं। शून्य तो बस स्ट्रक्चर के लिए याद है, शून्य किसी का pH मान होता नहीं है, 1 से काउंट होता है। तो 7 से कम, 7 से कम क्या कहलाता है? अम्लीय विलयन का pH मान। 7 से कम में 0 भी सम्मिलित आ जाएगा इधर, इसलिए 7 से कम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया इनमें से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन बी। अब ये स्ट्रक्चर आपको याद हो गया तो कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो आप इसको याद किए रहेंगे तो सारे प्रश्न को उत्तर दे देंगे, अम्ल और क्षार से जो भी आएगा pH मान से रिलेटेड। क्लियर हो गया? चलिए प्रश्न नंबर 5वां ये देखिए। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर को अगर हम गर्म करें तो कौन सी गैस निकलती है। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे CO की Na2CO3 की CO2 की O2, कौन सा गैस निकलता है आपको बताना है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलता है? एक बात बता देना चाहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट, एक भी प्रश्न में डाउट ना हो कि मतलब कि यह प्रश्न कैसा है। देखिए बेकिंग जो पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए ध्यान समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो बेकिंग जो पाउडर होता है जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर इसको अगर गर्म करेंगे तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है सबको मालूम होगा, Na2CO3। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस, बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम का बाइकार्बोनेट उसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। और कौन सा गैस निकलता है? तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2। तो भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं। तो कोई भी रट्टा मारने वाली चीज़, रट्टा तो मारना ही नहीं है आपको, पूरा कंसेप्चुअल चीज़ होता है। एक बार कंसेप्ट बना के आपने याद कर लिया, समझिए कि सारा उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए अब हम लोग आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है यहाँ पे पहला प्रश्न है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या समझते हैं, और उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, हाइड्रोजन आयन मतलब कि जो प्लस चार्ज दे, हाइड्रोजन आयन इसको कहते हैं। H पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। कह रहा है कि किसी जलीय विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन के ग्राम आयनों, जिसे हम कहते हैं मोलों की संख्या को, उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी जलीय विलयन में, कोई भी जलीय विलयन है, अगर 1 लीटर आयतन में अगर उपस्थित है हाइड्रोजन, वो भी किस में? ग्राम। हाइड्रोजन की मात्रा किस में होनी चाहिए? ग्राम या मोलों में की संख्या को, उस विलयन का हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। H पॉजिटिव पे अगर दोनों तरफ से बड़ा कोष्टक अगर आप घेर देते हैं तो हाइड्रोजन का सांद्रण हो जाता है। ठीक है, और इसी सिंबल से इसको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? तो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। हमने क्या कहा कि इसका जो मात्रक होता है ग्राम में या तो मोल में लिखते हैं। तो देखिए 1
गुणे 10 पे पावर -7 मोल प्रति लीटर होता है। तो समझ में आ गया ना। हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसे कहते हैं? तो किसी भी जलीय विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित हाइड्रोजन ग्राम की मात्रा, मतलब हाइड्रोजन ग्राम की संख्या ही उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। क्लियर हो गया। इसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? 1 × 10 पे पावर -7 मोल प्रति लीटर होता है। क्लियर। कोई दिक्कत रटने वाली चीज है ही नहीं भाई, आराम से अब इसको समझ पाएंगे कंसेप्ट से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए आइए 7वें प्रश्न की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न है, यह है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी एक बात बताऊंगा, बहुत ही सिंपल। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है, अगर कोई भी अम्ल अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई भी क्षार अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाए, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समाप्त। बस इतना ही होता है। देखिए किसी अम्ल की किसी क्षारक से अभिक्रिया के फल स्वरूप लवण तथा जल के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल देख लीजिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है? क्षारक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि क्या है? अम्ल। तो क्षारक और अम्ल मिलकर सोडियम क्लोराइड जो कि लवण बना दिया, H2O जो कि जल बना दिया। तो वही तो होता है भाई, जब कोई क्षारक किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाए, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण भी आपको देना है, 2 उदाहरण। तो एक उदाहरण तो यहाँ से हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड और जल बना रहा है। और एक एग्जाम्पल यहाँ से ले लीजिए, ये आपका क्या है? CaOH2, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। क्षारक और अम्ल मिलकर देखिए क्या बना रहा है? तो कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। क्या? कैल्शियम क्लोराइड जो कि लवण होता है, और H2O जो कि जल होता है। तो 2 उदाहरण भी हमने बता दिया, और ये भी आपको समझ में आ गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हो गया। जब कोई क्षारक किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाए, उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 8वां है। प्रश्न नंबर 8वां है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए इस वीडियो में आप देखेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण भी कैसे लिखते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, 2020 में प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है कि जिंक प्लस सल्फर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर बना रहे हैं। और दूसरा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन बना रहा है। इसको हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होगा। सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण इसका लिख लेते हैं, इसके बाद संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए उत्तर। क्या लिखेंगे? उत्तर पहला का उत्तर है, देखिए ध्यान समझिएगा, जिंक। तो जिंक को क्या लिखते हैं? Zn से प्रदर्शित करते हैं, जिंक। और प्लस क्या है? सल्फर नाइट्रेट। तो सल्फर नाइट्रेट का क्या होता है सूत्र? Ag मतलब सल्फर, NO3 सल्फेट। तो जिंक प्लस सल्फर नाइट्रेट हो गया, बराबर क्या बना रहा है भाई? जिंक नाइट्रेट बना रहा है। ये दोनों अभिक्रिया करके, अभिक्रिया चिन्ह ऐसे लिखते हैं, एरो का चिन्ह लगाते हैं। ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जिंक नाइट्रेट बना रहा है। क्या बना रहा है? जिंक नाइट्रेट। मतलब कि जिंक अधिक क्रियाशील है किससे? इससे, तो इसको अलग कर देगा। तो और जिंक किसके साथ? NO3 के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, तो हो जाएगा ZnCO3। तो क्या बना दिया? जिंक नाइट्रेट बना दिया। अब प्लस सिल्वर अलग हो जाएगा, मतलब Ag जो है अलग आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब कह रहा है इसको संतुलित कीजिए। तो संतुलित करने की जरूरत नहीं है भाई, खुद संतुलित है। देखिए Ag एक, तो Ag इधर भी एक, Zn इधर भी एक, तो जिंक भी इधर एक। यहाँ पे और क्या है? यहाँ तक तो क्लियर चीजें हो गया। Zn और सॉरी ये Zn, ये NO3 होगा, ये हमने क्या लिखा है? NO3 के साथ होगा ना, तभी तो जिंक नाइट्रेट होगा। NO3 है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। ZnO3 है। क्लियर हो गया। तो खुद ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा हमको क्या दे रखा है यहाँ पे? दूसरा देखिए मैग्नीशियम ना हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। मैग्नीशियम मतलब Mg, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करा है? हाइड्रोजन। ठीक है, किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। यहाँ पे हमने भूल रखा है, इसको लिख लीजिएगा प्रश्न में आप लोग। हाइड्रोजन क्लोराइड है यह। जो मैग्नीशियम है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा है। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लिखेंगे HCl। ठीक है, क्या लिखेंगे? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां तक चीजें क्लियर आप लोगों को हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को? अब इसे हम लोग क्या करेंगे?
हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ पे आपका 2 होगा, सॉरी क्या होगा 2 हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड अभी अभिक्रिया करके बना, देखें मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। क्या मैग्नीशियम क्लोराइड, मतलब कि MgCl2 देखिए Mg किसके साथ अभिक्रिया कर दिया, Cl2 के साथ। यहाँ पे सिर्फ H बच गया, क्या बच गया H। तो सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे, चलिए इसको अब हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए थे, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। और तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ऐसा करें कि इसको 2 को मिटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ही 2 लगा दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2 हो गया, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1। तो इस तरह बना पाएंगे इसको, इस तरह लिख दीजिएगा कि Mg+2HCl, फिर अभिक्रिया करके बना दिया MgCl2 और +H2। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में हो गया। तो कितना आसान है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान है, आप इस तरह इसको कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है यहाँ पे कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को, कोई भूरा रंग का चमकदार तत्व है जो कि यक्स है, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो कह रहा है कि बताइए कि उस तत्व का जो यक्स है उसका नाम बताइए, और जो काला रंग हो जा रहा है उसके भी यौगिक का नाम बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो वो जो यक्स है ना, वो है तांबा, क्योंकि तांबा भूरा तत्व है, जैसे ही वायु की उपस्थिति में आता है तब कॉपर ऑक्साइड बना देता है, और कॉपर ऑक्साइड काला होता है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे कि Cu कॉपर, ये क्या है कॉपर, और कॉपर को हम वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर मैं इसको अभिक्रिया कराऊं तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, इसलिए 2 का गुणा कर दूंगा तो ऑक्सीजन भी 2, लेकिन कॉपर 2 हो जाएगा, तो इसलिए 2 यहाँ से गुणा कर दूंगा, कॉपर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया हो गया, लिखेंगे कि तत्व जो यक्स है वह तांबा होगा, तांबा या कॉपर, कॉपर कह दीजिए या तो तांबा कह दीजिए। जो यक्स तत्व होगा क्या होगा, कॉपर या तांबा होगा, ठीक है। और काले रंग का जो बन रहा है, काले रंग का जो बन रहा है, तो काला रंग का यौगिक जो होगा वो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड काला रंग का होता है, तो क्या हो जाएगा यौगिक कॉपर ऑक्साइड होगा, कॉपर ऑक्साइड। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। देखिए कितना सिंपल है। कह रहा था हमसे कि कोई भी भूरा रंग का तत्व है, तो भूरा रंग, देखिए जो तांबा या कॉपर होता है ना, तांबा या कॉपर, ये आपका भूरा तत्व है, क्या है, भूरा तत्व होता है। अगर यह भूरा तत्व को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो वह क्या करता है, काले रंग के पदार्थ में, यौगिक में टूट जाता है। तो काला रंग कौन सा होता है, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड काला रंग हो गया। तो काला रंग कॉपर ऑक्साइड, और जो यक्स की वैल्यू है, यक्स वैल्यू क्या होगा, वो तत्व क्या हो, कॉपर है, क्योंकि यही भूरा रंग का होता है। तो क्लियर आप लोगों को हो गया, कोई डाउट, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को, एकदम बिल्कुल फ्रेश क्लियर है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 है, तो क्लियर हो गया ना। तो भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व यक्स एवं उस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। तो यक्स का तत्व हो गया आपका कॉपर, और काले रंग का जो यौगिक बना है वो कॉपर ऑक्साइड हो गया। बस यही तो उत्तर में लिखना है आप लोगों को, रिएक्शन भी लिख दीजिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां देखिए, कह रहा है कि जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं। कह रहा है कि जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो जुगनू होते हैं वो रात में ही क्यों चमकते हैं। तो जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है। जो जुगनू में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, फास्फोरस युक्त क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में वायवीय उपचयन अभिक्रिया करती है, और इस अभिक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके कारण जुगनू रात्रि के समय में क्या करते हैं, चमकते हैं। देखिए कितना सिंपल जवाब है कि जो जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है, और यह एक विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, उपचयन अभिक्रिया करती है। क्या करती है, उपचयन अभिक्रिया करती है, और इस अभिक्रिया में जो दृश्य है, प्रकाश क्या करने लगता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वह जुगनू रात में क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। सिंपल बात है।
दिन में भी चमकते हैं, लेकिन दिन में भाई इतना उजाला रहता है कि उसकी चमक फीका पड़ जाती है, उसकी चमक दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही रात होता है तो भाई वो चमकदार दिखाई देने लगता है। वो चमकदार इसलिए दिखाई देता है कि जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त क्या प्रोटीन पाई जाती है, जो कि एंजाइम की उपस्थिति में उपचयन अभिक्रिया करता है और उसी के अभिक्रिया के दौरान एक प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी वजह से वो क्या होता है, चमकता है। बस क्लियर और सिंपल सा इतना जवाब आपको देना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए कितना सिंपल है। सारे साइंस जो आप लोग याद कर रहे हैं सब कंसेप्चुअल होता है। अगर कंसेप्ट आपने क्लियर कर रखा है तो अपने दिमाग से किसी तरह भी आंसर आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारे प्रश्न। हमने 10 महत्वपूर्ण आपकी इस वीडियो में डिस्कस किया क्वेश्चन। आई होप सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट से मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। बस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।